हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। और हमने कल कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन मैंने कुछ और फोर्सेस के बारे में भी पहले लेक्चर में नोट डाउन किया था बोर्ड पे, तो उनको थोड़ा देख लेते हैं पहले। तो उसमें से पहला था, दैट वाज नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स, वैसे इसको आप डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी समझ में तो आना आखिर नॉर्मल फोर्स मतलब क्या होता है। तो आप पहले तो ये समझिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी सरफेस पर रखते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर रख दिया तो उसका वेट नीचे की तरफ काम करता है। वेट, और वेट होता क्या है, वेट नीचे की तरफ क्यों काम करता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ, देखिए अर्थ जो है ना, वो हर ऑब्जेक्ट को, जो इसके हमारे आसपास जो भी हमको दिखता है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से हम अर्थ सरफेस पर हैं। तो इसीलिए वेट की जो डेफिनेशन है, एक तरीके से ये वेट क्या होता है, एक तरीके से इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। तो ये वेट नीचे की तरफ काम करता है, एक तरीके से ये फोर्स है, राइट। जब हम न्यूटन्स लॉज पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले के ऊपर फोर्स लगाता है। उसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन उसका थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। देखो, ये ऑब्जेक्ट ने सरफेस, ये है ना, सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया, ये फोर्स ही तो है। वेट मतलब क्या है, फोर्स। फोर्स लगाया सरफेस के ऊपर, तो सरफेस भी पलट के उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और बिल्कुल इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, ऐसा। इस फोर्स को, जो सरफेस इसके बदले, ऑब्जेक्ट के वेट के बदले जो सरफेस फोर्स लगा रहा है ना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल और रिएक्शन, इसको हम एन या फिर आर से रिप्रेजेंट करते रहते हैं। तो होगा क्या कि हम कभी कभी इसको ऐसा आपके सामने लिखेंगे जब हम आगे फोर्स में पढ़ेंगे, तब कि ये सरफेस है स्टूडेंट, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, वेट इक्वल टू mg, और सरफेस का रिएक्शन ऐसे काम करेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ काम। तो आपको फिर सोचना नहीं है आखिर ये नॉर्मल क्या है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन के तौर पे, इट इज ए फोर्स which is applied by the surface on which object is kept। और स्पेशल बात क्या है, ये फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये सरफेस है उसका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर मान लो कोई इस तरीके का सरफेस हो, तो ऐसा कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये सरफेस का काम करेगा, और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिया है, देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही वर्क करेगा, थोड़ी सरफेस उधर की तरफ नहीं वर्क करेगा, ये हमेशा नीचे की तरफ वर्क करेगा। वेट इक्वल टू mg। लेकिन जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो सरफेस कुछ इस टाइप का, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो जो
नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स है वो तो परपेंडिकुलर ही वर्क करेगा, तो वो ऐसे ही वर्क करेगा, ऐसे। इसको कहेंगे नॉर्मल फोर्स, राइट। तो ऐसी कैलकुलेशन हम आगे सीखेंगे इन सब के बारे में। तो फिलहाल समझ लो नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स क्या होता है, वो इस टाइप का होता है, राइट। फिर इसके बाद हम दूसरा कौन सा देखने वाले हैं, टेंशन फोर्स। दूसरा टेंशन, बहुत टेंशन है टेंशन तो है फिलहाल, जैसा चल रहा है माहौल उस हिसाब से एक हमको वायरस ने परेशान कर रखा है, वायरस की टेंशन है, कोरोना की। खुल जाएगा अगर तो फिर क्लासेस की टेंशन हो जाएगी। वैसे तो क्लास की टेंशन अभी भी है, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, बच्चे बता रहे थे कि भाई बहुत टेंशन है, क्लास के वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें भी डेटा की टेंशन है, डेटा ज़्यादा खर्च हो रहा है। अ, तो कुछ ना कुछ टेंशन तो हमारे जीवन में है ही। इन सब टेंशन को पार करके जो आगे बढ़ते जाते हैं वो विनर बन जाते हैं। देखते हैं नंबर 2 आज के लिए, टेंशन फोर्स। अभी फिजिक्स में टेंशन फोर्स मतलब किस किस चीज में टेंशन लगेगा वो देख लेते हैं। इट इट इज डेवलप्ड इन एनी स्ट्रिंग, थ्रेड, रोप, रॉड, स्टिक, कुछ भी हो सकता है। इस तरह की कोई भी चीज होगी ना, उसके अंदर ये टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है। और कब डेवलप हो जाता है, जब कोई हम उसको उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं, समझो ना। तो होता क्या है कि अगर देखिए ना, नॉर्मली कोई धागा आप अगर आप देखो, कोई धागा या कोई स्ट्रिंग, कोई वायर, कुछ भी देखो तो वो इस टाइप का रहता है, ऐसा ऐसा, बिल्कुल सीधा तो नहीं रहता। सीधा भी रहा तो बहुत सीधा रहा तो भी थोड़ा बहुत तो ऐसा रहेगा ही, राइट। अब हम इसके साथ में जैसे ही कोई हम वेट यानी कोई मास लटका दें, इसके साथ मास लगा दें तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाता है, ऐसा मास है। ये बांध दिया हमने इसको यहाँ से, देखो तो ये स्ट्रेट हो गया, पहले ऐसा था अभी स्ट्रेट हो गया। क्यों स्ट्रेट हो गया, क्योंकि इसका जो मास है उसके ऊपर वेट लगेगा, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, W = mg, वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा। अब नीचे सरफेस तो है नहीं, ये तो लटका हुआ है, हैंग्ड है। सरफेस होता तो रिएक्शन फोर्स लग जाता, लेकिन अभी तो यानी नॉर्मल फोर्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, अभी लास्ट, वो लग जाता, लेकिन सरफेस तो है नहीं नीचे, हवा में है, तो हवा में से तो ऊपर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। तो लेकिन ये रस्सी जो है ना, वो एकदम स्ट्रेट बन गई है ड्यू टू द फोर्स विच इज कॉल्ड एज टेंशन फोर्स। तो यहाँ जबकि इसको बांधा हुआ है ना, तो जिधर बांधा हुआ है उस साइड में ये टेंशन फोर्स काम करेगा। वैसे देखा जाए ना तो टेंशन दोनों तरीके से काम करता है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे खड़े होकर देखें, यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ से देखें तो टेंशन ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, ये है टेंशन फोर्स जहाँ उसको बांधा हुआ है उस तरफ। और अगर अपन यहाँ से देखेंगे, इस जगह अपनी आंख यहाँ लगा दें तो हमें दिखेगा टेंशन ऐसा है। ऑब्जर्वर जहां से भी देखेगा इस टेंशन फोर्स को, उसके अपोजिट आपको दिखेगा। टेंशन हमेशा ऑब्जर्वर से अपोजिट जाता हुआ दिखता है। अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट पर बैठा है तो टेंशन इधर दिखेगा। ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वर जहाँ पे उसको बांधा हुआ है वहां से देखेगा तो टेंशन नीचे की तरफ दिखेगा। इसलिए अक्सर ना हम इस तरीके से बनाते हैं टेंशन को, ऊपर भी और नीचे भी, एक स्ट्रिंग में, एक धागे में, ऊपर भी नीचे भी, ऐसा बनाते हैं इसको, टेंशन को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेंशन फोर्स इक्वल टू टेंशन, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो क्या बन गया, T = mg। फिलहाल ऐसा, वैसे तो हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं बाद में, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है, राइट। तो क्या, इट इज डेवलप्ड इन एनी स्ट्रिंग, थ्रेड, रोप, रॉड, स्टिक एटसेट्रा। तो ये फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स विच इज डेवलप्ड इन एनी स्ट्रिंग, और बाकी की भी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे, बट ठीक है, स्ट्रिंग, इन एनी स्ट्रिंग,
due to any mass connected with it, comma, is called tension. Direction, its direction is always away from the observer. देखने वाला जिधर से भी देखेगा उसके अपोजिट अवे, दूर जाती हुई दिखेगी ये टेंशन। तो ये सब बना लीजिए, ये टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर एक होता है थर्ड नंबर पे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। थर्ड वन इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, आपने स्प्रिंग तो देखी होगी स्टूडेंट्स, ये ऐसी स्प्रिंग होती है। अब ये मान लो स्प्रिंग है एक ए बी, इसके दो एंड्स हैं ए और बी। अब मैं इसको ए की तरफ से खींचूं, देखो ना, इसको मैंने इधर फोर्स लगाया, इधर खींचना स्टार्ट किया, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, है ना, वो इधर ही है, बी पॉइंट यहीं पे है, हमने फोर्स लगाया ए पॉइंट पे। तो ए जो पॉइंट है वो पहले यहाँ था, अभी सरक के यहाँ आ गया, ए डैश, पहले ए यहाँ था, अभी ए डैश यहाँ आ गया। तो जो फोर्स लगाया, तो इसकी वजह से स्प्रिंग भी इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज स्प्रिंग फोर्स। मतलब जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, तो जो फोर्स हम लगाते हैं उसके अपोजिट में स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाती है, और दैट फोर्स इज कॉल्ड एज स्प्रिंग फोर्स। When we apply a force on a spring, spring also applies a force in opposite direction of applied force, which is called as spring force. स्टूडेंट वैसे तो इसके और भी कुछ डेफिनेशन अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी हम चूंकि ये स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर, एक तरीके से पहली बार कोई आप एक मैच्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, 8th क्लास तक सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो अभी हम ज्यादा एलेबोरेट नहीं कर सकेंगे उसको, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे चैप्टर में, हम थोड़ा सा ग्रिप बढ़ा देंगे आपकी, राइट। तो अभी फिलहाल इतना समझो, स्प्रिंग फोर्स कैसा कैसे समझेंगे। देखो स्प्रिंग यहाँ बंधी हुई है, हमने यहाँ पे लिया ए को खींचा, तो आप देखो कभी भी स्प्रिंग को खींचते हो तो जब छोड़ देते हो तो वो अपने आप वापस चली जाती है। जैसे ही आप उसको खींचना स्टार्ट करते हो, whenever you are stretching the spring, if you are releasing the spring, it will regain its original shape, वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में चली जाती है। तो इसको वापस कौन लेके गया, इसका मतलब उसमें कोई फोर्स था जो हमने स्ट्रेच किया, और हमने जब उसको छोड़ दिया तो स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आ गई। वापस ये वापस ले जाने वाला कोई तो फोर्स होगा, और जो फोर्स होगा उसे कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, राइट। तो वो स्प्रिंग फोर्स है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे। देखा जाए तो इसमें भी एक तरीके से एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, इधर खींच रहे हो, ये स्प्रिंग उधर खींच रही है, ये सब जगह होने ही वाला है।
राइट। तो अब हम अपने चैप्टर को भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है लॉज ऑफ मोशन। अब तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ फोर्स के बारे में, तो अब मेन चैप्टर अब स्टार्ट होता है यहाँ से, राइट। देखिए क्या हुआ था कि हमने अभी तक काइनेमेटिक्स पढ़ा था, हमने मोशन नाम का चैप्टर पढ़ा था, और मोशन को दूसरा नाम दिया गया है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में है, उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, उसमें एक्सीलरेशन है, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। यहाँ था, उसकी मान लो यहाँ पे वेलोसिटी u थी, वो हो गया यहाँ पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी v हो गई, टाइम t लग गया। अरे हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट किया, u वेलोसिटी थी और अब होगी इसकी वेलोसिटी v। ये इसे कहते हैं मोशन। लेकिन इसको यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके कौन गया, अपने आप चला गया क्या वो? कोई तो भी होगा जो इसको यहाँ से वहां तक लेके गया, जो कुछ हुआ, जो कुछ लेके गया, जो भी इसको यहाँ से वहां तक लेके गया, तो हम उसको कहेंगे कौन लेके गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन। इस मोशन के लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो आंसर आता है फोर्स। इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो पहले u वेलोसिटी में था, इस फोर्स को लगाने के बाद ये v वेलोसिटी में आ गया, मोशन में हो गया। हो सकता है पहले रेस्ट में हो, u इक्वल टू 0 हो, लेकिन उसको कर दिया। यानी फोर्स ने क्या किया, फोर्स ने चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। क्यों? रेस्ट से मोशन में लाया। तो इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। और इस इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन नाम के इस चैप्टर में। तो मोशन क्या है? एक्शन। मोशन इज एक्शन। फोर्स क्या है? कॉज। किसकी वजह? कॉज और इफेक्ट दोनों एक ही बात है। कॉज है फोर्स, इफेक्ट है, ये है इफेक्ट। मोशन एक इफेक्ट है, फोर्स एक कॉज है। मोशन को पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स में, पढ़ा है, ऑलरेडी खत्म हो गया। और फोर्स को पढ़ेंगे डायनामिक्स में। जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक्स, राइट। तो हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स के बारे में पढ़ना, डायनामिक्स के बारे में पढ़ना। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और भी तैयारी कर लेते हैं अपनी, जिससे कि हम आसानी से सब कुछ पढ़ सकें। कैसी है वो तैयारी, कैसे होगी, अभी देखते हैं। बच्चों ये बताओ कि ये मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है, तो इसके ऊपर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं? ठीक है, ये सोच के रखो। अब यहाँ देखते हैं, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहीं रखा है और मैंने एक फोर्स उसको इधर लगाया, F। तो बताओ, पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, रेस्ट, और मैंने एक फोर्स लगाया, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल मूव, क्योंकि इधर से फोर्स लगाया ना मैंने। तो अब 1 मिनट के लिए मैं आपको डेमो कर दूं इसका एक।
ये देखो ये डस्टर रखा हुआ है, बस अब रखा है, रेस्ट में ही तो है। अब मैंने इधर से फोर्स लगाया, जैसे यहाँ है वैसे इसको फोर्स लगाया, तो ये चल पड़ा। ऐसे रखा था और मैंने इसको ऊपर फोर्स लगाया तो ये चल पड़ा, मूव करने लगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, पहले वो रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, मैंने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। मूव, इसने मूव किया, फोर्स ने इसको मोशन करवाया, मूव करवाया, फोर्स की वजह से ये मूव करने लगा, राइट। अच्छा, ये तो रही एक पोजीशन। दूसरी पोजीशन देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा है रेस्ट में, मैंने एक फोर्स इधर लगाया F1 और एक फोर्स उधर लगाया F2, और अगर इफ F1 इज इक्वल टू F2 ऐसा अगर हो गया तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा। जितना फोर्स इधर लगाया है उतना ही उधर, क्योंकि F1 इज इक्वल टू F2, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। आपने टग ऑफ वार खेला होगा अपने स्कूल्स में, कि एक रस्सी को अपन पकड़ के कुछ बच्चे चार छह उधर चार छह इधर और खींचना शुरू, कौन जीतेगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, इधर के बच्चे भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, उधर के बच्चे भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, दोनों इक्वल लगा रहे हैं, तो रस्सी कहीं नहीं जाने वाली, टूट जाएगी अगर कमजोर रस्सी हुई तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये फोर्स और ये दोनों फोर्स, इनमें क्या फर्क है? तो देखो, जिस फोर्स को लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर लेता है, चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है, उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और F1 F2 ये दोनों को हमने लगाया और ऑब्जेक्ट कहीं नहीं गया, लगा रहे हैं लेकिन कहीं नहीं जा रहा, ऑब्जेक्ट वही है जहाँ है, इक्वल है फोर्स, तो उन्हें कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। तो जब कोई ऑब्जेक्ट आपको इस दुनिया में ऐसा दिखाई दे जो कहीं जा रहा नहीं, मूव नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब उसके ऊपर कितने भी फोर्स लगे हों, लेकिन टोटल फोर्स जीरो है, कहीं जा ही नहीं रहा ना। फोर्स अगर किधर एक ज्यादा होता तो उधर ही चला जाता ना ऑब्जेक्ट, कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लगे हुए हैं। कितने भी फोर्स लगे, आपको नहीं मालूम कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है और कैसे लगा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो हमको नहीं भी दिख रहा है, ऐसे फोर्सेस भी अगर लगे होंगे चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से, तो भी ये वो मूव नहीं कर रहा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसे कहते हैं, उस पे उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, राइट। तो हम लिख देंगे, ये आप समझ गए होंगे ना, तो हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में लिख लेते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, देखो, इफ टू और मोर फोर्सेस are applied on an object in different directions, then and if object is not moving anywhere, and if object is not moving anywhere, then these forces are called as balanced forces। और ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए आप एग्जांपल के लिए, कि हमने F1 F2 लगाया, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट लगा रहे हैं,
ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। F1 F2 आर बैलेंस्ड फोर्सेस। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हियर F1 and F2 are balanced forces। फिर जब बैलेंस पढ़ ही लिया है तो दूसरा फोर्स पढ़ते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब इसी में ही अन लगा देते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है देखो, इफ टू और मोर फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट in different directions and if object changes its position changes its position then these forces are called as unbalanced forces। लिख दो, if two or more forces are applied on an object in different directions and if object changes its position then these forces are called as unbalanced forces। और वो यहाँ दिखा सकते हैं कैसे, ये F1 है और यहाँ पे ये एक F2 लगा देता हूँ मैं, लो ऐसा लगा देता हूँ एक F2, दोनों की वजह से ऑब्जेक्ट उधर चला गया तो F1 F2 कैसे हो गए, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एक उधर दे रहा है और दूसरा थोड़ा सा एंगल पे दे रहा है, लेकिन एक ही लगभग डायरेक्शन उनकी अपोजिट तो नहीं है एक दूसरे से और इक्वल भी नहीं है, तो फिर इनको बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये लिखा गया है फोर्सेस, राइट। तो अब आप बैलेंस और अनबैलेंस को समझ गए तो हम आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। देखिए जब मोशन और फोर्सेस के बारे में बात चल रही थी इस दुनिया में, बहुत समय पहले की बात है, तो एक महान वैज्ञानिक थे मिस्टर गैलीलियो। उन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इस तरीके से कोई अगर मान लो उसके एक सरफेस बनाए ऐसा और किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम ड्रॉप करें, यहाँ से रिलीज कर दें, तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मूव करने लगेगा। ये ऑटोमेटिकली मूव कैसे करेगा, अब आप बताओ। पहले तो हमने उसको सिर्फ रखा है, कोई फोर्स तो नहीं लगाया, सिर्फ रखा और छोड़ दिया, तो ये चल कैसे पड़ा। ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा, क्योंकि पहले ये रेस्ट में था और बाद में जैसे इसको रख दिया तो रेस्ट में है और जैसे इसको रिलीज कर दिया ये मूव करने लगा। आप किसी भी चीज को थोड़े ढलान पे रख दो, रैंप कोई बना के उसके ऊपर रख दो तो फिसल जाएगा वो। और ये है स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस है ये, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होता है बच्चों, आगे से आप फिजिक्स में हमेशा याद रखना, जब भी मैं लिख दूं स्मूथ सरफेस, उसका मतलब क्या होगा, स्मूथ सरफेस का मतलब होगा ए सरफेस विद जीरो फ्रिक्शन, विद जीरो फ्रिक्शन। देखिए वैसे तो कोई ऐसा जीरो फ्रिक्शन वाला सरफेस दुनिया में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हर सरफेस का कितना भी स्मूथ हो, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें काफी एजम्पशन करने पड़ते हैं, तो हमने स्मूथ सरफेस का मतलब जीरो फ्रिक्शन। तो मतलब इसको अब ये सरफेस तो इसको फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, तो इसको कौन अपोज करेगा। आपको पता ही है फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन। लेकिन यहाँ पे जब फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन तो जीरो हो गया, तो इसकी अब मोशन को अपोज कौन करेगा, कोई नहीं, कोई भी अपोज नहीं कर पाएगा इसके। तो फिर देखो,
तो इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा, किसकी वजह से ये नीचे की तरफ आया, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो मैंने आपको क्या बताया था, इसका वेट, ग्रेविटेशन हमेशा इधर वर्क करेगा, वेट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, वेट, इसे हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ऐसे आएगा, राइट। फिर गैलीलियो साहब ने क्या किया कि एक और इसके आगे, अब ये कोई तो रोकने वाला तो है नहीं, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, सिर्फ एक फोर्स लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब सिर्फ एक फोर्स लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको मूव करवाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स कहलाएगा बच्चों, जिसने ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसने इसको मूव करवा दिया, राइट। अब इसने तो फोर्स के इसको मूव करवा दिया। अब मान लो गैलीलियो साहब ने क्या कहा कि मैंने एक ऐसा रैम्प बना दिया, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल से दोनों सेम एंगल बना रहे हैं दोनों। तो क्या हुआ, जब देखा उन्होंने कि ये आया और ऐसे ऐसे चला गया, और कहाँ तक चला गया, यहाँ तक, उसकी हाइट सेम, यानी ये यहाँ से अगर h हाइट पर था तो यहाँ पे भी वो h हाइट पर ही पहुंच गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों रुक गया, अब यहीं तक जाके रुक गया, स्टॉप हियर, बिल्कुल सेम हाइट पर जहां आ गया, क्योंकि दूसरा कोई फोर्स है ही नहीं। तो देखो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ वर्क कर रहा था, लेकिन जब ये ऊपर जाने लगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर वर्क करेगा, अरे वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ऊपर ही एक्ट करेगा हमेशा, सॉरी नीचे ही एक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ भी जाए, मूव ऊपर करे या नीचे मूव करे, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही काम करता है। ये देखो ना, यहाँ पे भी जब यहाँ पे होगा तो पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नीचे वर्क कर रहा है, डब्ल्यू, यहाँ पे है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, दैट इज डब्ल्यू। तो ये फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, रोक रहा है, इसलिए रुक गया वो वहां तक जाके, स्टॉप हियर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो यहाँ इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, अगर मैं इसको W1 मानूं और यहाँ पे जो लग रहा था उसे मैं W2 मानूं, राइट। तो देखो क्या हुआ, W1 ने क्या किया, यहाँ पे लिखते हैं W1, दिस फोर्स changes the state of the object कैसा, रेस्ट से लाया मोशन में। तो फिर ये W1 कैसा हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहाँ देखो W2 ने क्या किया, दिस फोर्स changes the state from motion to rest। ये रेस्ट से मोशन में लाया और ये मोशन टू रेस्ट, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इधर थी, यानी नीचे की तरफ थी, ये भी नीचे की तरफ थी, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था पहले, यहाँ पे ढलान था एक तरीके से, और ये ऑब्जेक्ट के लिए चढ़ाई हो गई थी, चढ़ना पड़ रहा था यहाँ पे, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन के अगेंस्ट है, इधर मोशन के ही डायरेक्शन में है, तो अपोजिट लगने की वजह से मोशन से रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट से मोशन, वहां पे मोशन से रेस्ट। और क्योंकि फोर्स का अमाउंट इक्वल है, W1 इक्वल टू W2, hence it acquires same height।
अब एंगल सेम है इसलिए सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना डिस्टेंस ये d1 d1, इतना ही डिस्टेंस ये d2 d1 इक्वल टू d2। क्यों? θ1 इक्वल टू θ2, θ1 इक्वल टू θ2, d1 इक्वल टू d2। फिर गैलीली साहब ने क्या कहा कि अगर हम ऐसा करें, एक ऐसा करते हैं कि इसका जो एंगल है ये यहाँ पे रखा, इसके एंगल को θ1 को ज्यादा रखा और इसको थोड़ा सा कम कर दिया। Here θ1 is greater than θ2। तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट आया यहाँ से, यहाँ पे आया और यहाँ से गया और सेम हाइट ही एक्वायर करेगा, क्योंकि हाइट के ऊपर डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ क्या चक्कर पड़ गया, क्या लफड़ा हो गया, देखो बच्चों यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इफ θ1 इज ग्रेटर देन θ2 तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई। यहाँ पे d1 जो डिस्टेंस थी और ये d2 डिस्टेंस, आपको पता चल रहा है डिस्टेंस d2 ज्यादा है, देन d2 इज ग्रेटर, d1 इज लेस देन d2 और हाइट सेम है। राइट, अब आपको समझ में आ गया ये एक्सपेरिमेंट क्या है, कि सेम टाइप के जो फोर्स हैं, अगर अनबैलेंस फोर्स किसी किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो उसकी स्टेट चेंज कर देता है रेस्ट से मोशन, और अगर ये अपोजिट जा रहा है फोर्स के तो उसकी मोशन से रेस्ट कर देता है। हाइट सेम लेता है वो, क्योंकि उसके अंदर सेम जो थीटा हमने चेंज कर दिया तो वो सेम हाइट को अक्वायर करेगा, क्योंकि इस हाइट से फोर्स लगना शुरू हुआ तो उस हाइट तक ही फोर्स लगेगा। यहाँ पे इस हाइट से लगना शुरू किया तो उस हाइट पे लगेगा, चाहे वो कितनी भी दूर जाना पड़े उसको। हमने थीटा कम करने से उसको थोड़ा सा इस स्लोप को थोड़ा कम कर दिया, इसलिए वो आगे तक की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको समझ गया क्या? देखो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर अब ऐसा किया जाए, ये तो ऐसा ही रखा जाए और इसको हमने स्लैंट कर दी, मतलब स्ट्रेट कर दिया, ये सरफेस है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं है, स्मूथ सरफेस ओनली, स्मूथ सरफेस। तो क्या हुआ, देखो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ऐसा आ गया और ये चलता रहेगा। और बताओ ये ऑब्जेक्ट आगे जाके कहाँ रुकेगा, जाके ये ऑब्जेक्ट कहाँ तक जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन तो लग रहा नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि इसको इतनी हाइट मिल जाए जहां से वो आया था, जो हाइट थी उसी हाइट की तलाश में जा रहा है। अगर उसको हाइट नहीं मिली तो इट विल कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या रेस्ट में है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, अब कोई फोर्स नहीं है ना, एक बार यहाँ से छोड़ दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो लगा, अब उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसको हाइट होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अब देखिए हम सरफेस पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर अब फोर्स उतना ही लग रहा है हमारे वेट के बराबर, और अर्थ जो है ना हमारे ऊपर उल्टा ही फोर्स लगा रही है उतना ही। अब यहाँ पे क्या चक्कर था, देखो यहाँ पे एम जी लग रहा था नीचे की तरफ, डब्ल्यू वेट, और इसका रिएक्शन जो सरफेस का था वो सरफेस यहाँ पे तो रखा नहीं जो सरफेस के इक्वल अपोजिट रिएक्शन लगता, ये रिएक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका एन और आर रिएक्शन नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है इस तरफ। तो इसका मतलब इस mg को बैलेंस करने वाला पूरी तरीके से कोई फोर्स तो है नहीं, और जब कोई फोर्स नहीं है तो इसलिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और यहाँ आने के बाद क्या हुआ, ये जो फोर्स था mg और ये n ये इक्वल हो गया, लेकिन जो फोर्स वहां से मिला था उसको एक्स्ट्रा वो तो उसके ऊपर ही रहेगा, यानी उसके बाद में जीरो फोर्स हो गया। यहाँ पे आने के बाद जीरो फोर्स,
यहाँ पे बैलेंस फोर्स नहीं है, ये दोनों अनबैलेंस फोर्स हैं, W एंड N, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो ऑब्जेक्ट मूव्स। बट अब यहाँ ये ए पोजीशन की बात हो गई है, पोजीशन ए। अब बी पोजीशन की बात देखो, बी पोजीशन पर क्या हो रहा है, बैलेंस्ड फोर्सेस। सो नाउ ऑब्जेक्ट will remain in its previous state, जैसा था वैसे रहेगा। अब यहाँ पे जब आया ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आया तो कैसा था भाई, रेस्ट में था या मोशन में था? ऑब्वियसली ये मोशन में था। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब आया तो उस समय तो मूव कर रहा था, तो अब यहाँ के जैसी बैलेंस फोर्स तो हो गई, लेकिन ये चूंकि पहले से ही मूविंग पोजीशन में था, इट वाज द स्टेट ऑफ मूवमेंट, मोशन में था, इसलिए मोशन में ही रहेगा। अब चूंकि स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन तो लग रहा नहीं, तो अब इसको कौन रोकेगा, कोई भी नहीं, इसलिए इट विल कंटिन्यू टू मूव अप टू इन्फिनिटी। ऐसा गैलीलियो साहब ने बनाया, मिस्टर गैलीलियो। लेकिन ये बताने के बाद भी वो ठीक से क्लियर नहीं कर पाए ये सब बात को। गैलीलियो साहब ने इतना सब कुछ तो बताया, अब देखो ना आपको क्लियर हो गई क्या बात? स्टूडेंट जरा ध्यान से देख लो, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा था तो एक फोर्स इधर लग रहा है और रिएक्शन फोर्स उधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं लग रहे। इस वजह से कुछ ना कुछ इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगा रह गया, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। स्टेट की जो रेस्ट में जो कंडीशन थी इसकी, स्टेट ऑफ रेस्ट, वहां से चेंज होकर स्टेट ऑफ मोशन हो गई, मोशन में करने लगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आया, इस पे वेट mg नीचे और रिएक्शन फोर्स ऊपर लग गया, अब ये बैलेंस फोर्स लग गए। लेकिन बैलेंस लग तो गए, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो मोशन में है ना, इसलिए इट विल कंटिन्यू टू मोशन, टू कंटिन्यू टू मूव। अब कोई रोकेगा ही नहीं, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी लग रहा नहीं, तो इट विल कंटिन्यू टू मूव अप टिल इंफिनिटी। बैलेंस फोर्स हो गए बी पोजीशन में, सो नाउ ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स प्रीवियस स्टेट, और प्रीवियस स्टेट क्या है, दैट इज मोशन। सो गैलीलियो साहब ने ये बताया, हेंस गैलीलियो टोल्ड दैट object will remain, ये दो कंडीशन अलग कर दो, ये अलग हो गई और ये अलग। तो गैलीलियो साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हेंस गैलीलियो टोल्ड दैट ऑब्जेक्ट विल रिमेन in its state of rest or motion if there is no unbalanced force, राइट। ये बात जब न्यूटन साहब को पता चली तो उन्होंने कहा लाओ मेरे को पास, मैं ये सब काम करके दिखाता हूँ और हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, कल मिलेंगे।